अस्सलाम वालेकुम। माय पाकिस्तान वेब टीवी की जानिब से हामिद वलीद पाकिस्तान के एक मारूफ नाम और पाकिस्तान के एक सपूत और पाकिस्तान के एक टावरिंग पर्सनालिटी जनाब शमशाद अहमद ख़ान साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा के साथ मौजूद है। और आपके इल्म में है, हमारे जो व्यूअर्स हमें देखते हैं, कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी इस किस्म की नाबगा रोज़गार शख्सियात के साथ पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तानियत के बारे में बात करें, जो इनका पूरा कैरियर है पाकिस्तान की खिदमत के हवाले से, पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाने के हवाले से। और अब जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के कौन कौन से नशेब व फराज देखे हैं, तो पाकिस्तान को इन्होंने क्या दिया और पाकिस्तान से क्या लिया, ये हमारा एक बुनियादी छोटा सा सवाल है जिसका सारा जवाब मोहतरम जनाब शमशाद अहमद ख़ान साहब से लेते हैं। जनाब, पाकिस्तान के हवाले से कतई नज़र इसके कि आजकल के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान जब वजूद में आया था 1947 में, तो ये एक 20वीं सदी का मोजज़ा था, मोजज़े से कम नहीं था। और कायद-ए-आज़म को भी इस बात का एहसास था और वो हमेशा यही कहा करते थे कि अब पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और ख़ुददार ममलकत के तौर पर वजूद में आ चुका है। दुनिया की कोई ताकत अब इसको ख़त्म नहीं कर सकती। और ज़ाहिर है कि दुनिया की ताकत का ज़िक्र करते वक्त उनका इशारा यही था कि चाहे वो ताकत बाहर से हो या मुल्क के अंदर से हो। और बहरहाल जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आ रहा था, तो आखिरी लम्हों में, आखिरी वक्तों में इंडिया ने, कांग्रेस पार्टी मिलके अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने जो रेड क्लिफ अवार्ड था, जिससे बॉर्डर्स बनने थे दोनों मुल्कों के, उनमें बहुत छेड़खानी की इस तरीके से कि जो डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान में आने थे पॉपुलेशन की बुनियाद पर, वो इंडिया के हवाले कर दिए गए ताकि इंडिया को कश्मीर का रास्ता उनको मुहैया रहे। वरना हमेशा रवायती तौर पर कश्मीर का, हिंदुस्तान का जो रास्ता था हिंदुस्तान से कश्मीर तक, वो रावलपिंडी से होकर जाता था। हाँ, यानी अगर उस ज़माने में, बल्कि वो हमारे एक दोस्त थे, वो अब तो बेचारे चले गए हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वो एक दफ़ा पिंडी स्टेशन पर जब उतरे ट्रेन से, तो गाड़ी में वो थी इंदिरा गांधी बैठी हुई थी बच्चों के साथ, अपना राजीव गांधी छोटा सा बच्चा था, कि वो दूध की तलाश कर रही थी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। तो उसने ये वाक़या बताया। तो कश्मीर गई हुई थी, तो कश्मीर से दिल्ली जा रही थी वो। तो मकसद ये है कि कश्मीर की पाकिस्तान के लिए अहमियत इतनी ज़रूरी थी कि हमारा सारा पानी कश्मीर से आता है, सारे दरिया। और कश्मीर के लिए भी जितनी भी तजारत कश्मीर की होती थी, वो इन दरियाओं के ज़रिए से होती थी। और तारीख़ी रवाबत थे, मुसलमानों की अक्सरियत थी। लेकिन वो फिर जिस तरह फ़लस्तीन में हुआ, उसी तरह यहाँ पे अंग्रेज़ों ने साजिश करके हिंदुओं के साथ कश्मीर उनके हवाले कर दिया, जितना हम आज़ाद करवा सकते थे। और उस बहरहाल पाकिस्तान एक मोजज़ा, हाँ, और उसका क्रेडिट हमारे कबायली लोगों को जाता है कि उन्होंने, और कश्मीरियों ने बुनियादी तौर पर उन्होंने कोशिश करके वो किया। तो इस तरह दो मुल्क बन तो गए, लेकिन हमारी जो बनावट थी, यानी पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क था। आपको अगर मैं एक टर्म कहूँ कि सायमीज़ ट्विन्स जिनको कहा जाता है, वो सायमीज़ ट्विन्स वो होते हैं, दो जड़वा धड़ जो होते हैं, कि वो मुकम्मल तौर पर अलग हर लिहाज से, सिवाय अ लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन, कहीं जिस्म का कोई हिस्सा होता है। हमारे केस में जो लिटिल बिट ऑफ कनेक्शन था, वो लिटिल बिट ऑफ हार्ट एंड माइंड कनेक्शन था, बस। जिस्म बिल्कुल अलग थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि बहुत प्रॉब्लम्स थे जी।
और सिक्योरिटी की बिलखसूस। और फिर हमने जिस तरह मैंने कहा कि हमारे दूसरे सारे बॉर्डर्स भी बिकॉज ऑफ ये फ़िरोज़पुर और गुरदासपुर के जाने की वजह से इंडिया ने ऐसे हमें घेर लिया था, कश्मीर के हवाले से भी ये लाइन ऑफ कंट्रोल हर तरफ से हमें घेर लिया हुआ था। लेकिन क्रेडिट जाता है हमारी फ़ौज को कि पाकिस्तान में अगर फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान जिस वजूद में आया था तो शायद ये वजूद ही ख़त्म हो जाता। उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि जब हमने अपनी आज़ादी का सफ़र शुरू किया तो इंडिया ने पहले 3 साल 1947 से लेकर 50 तक, और ये भी मैं बता दूं कि 1 साल पहले, आज़ादी से पहले 1946 में, सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त की एक अबूरी हुकूमत अंग्रेज़ों ने बनाई थी जिसमें लियाकत अली ख़ान फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉरेन मिनिस्टर था, तो उसने फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर एक बात कही थी जो बहुत दानिशमंदी की बात थी, पेशबीनी जिसको कहते हैं। उसने कहा था कि अब ये जो बातें कर रहे हैं एक मुल्क बनाने की, तो ये मैं कह देता हूँ कि जो कुछ भी बनेगा इट विल बी नथिंग मोर देन कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी। अच्छा जी, कल्चरली ऑटोनमस, कि जो कुछ बनेगा पाकिस्तान के बारे में कि उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इस सकाफत अलहदा है जो कि बस वो, ये आपको याद होगा मौलाना आज़ाद ने भी बातें इस किस्म की थी, सब ने की। और हालांकि हिंदुस्तान बीइंग आर एनिमी उस वक्त से इंडिया ने कुछ नहीं किया, ठीक, ना पंडित नेहरू ने कुछ किया। हमने खुद पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान थे, हमने मुल्क को लिंग्विस्टिक और एथनिक बुनियादों पर तकसीम कर दिया, बदकिस्मती से। राजधानियाँ बना दी, सिंधी, पंजाबी, पठान और वो कर दी। कायदे आज़म शुरू से कहते थे कि ख़त्म करो ये बात, ये जो असबियत है, सूबाइयत और एथनिक बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर, नस्ली बुनियादों पर, मुल्क तो हमने इस्लाम के लिए लेकर, ये और चीज़ है कि वहाँ भी इंडिया में मुसलमान हैं, लेकिन हमने ज़्यादा जो मेजॉरिटी वाले इलाके थे वहाँ एक आज़ाद रियासत तुमको बना के दी है। ये तजुर्बा गाह है। हाँ, ये और बिल्कुल ये जो है अब यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी जो इंडिया में हो रही हैं। आपके साथ मिनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं और यहाँ पे मज़हब की बुनियाद पर परसिक्यूट किया जाता है। तो इस किस्म की बातें सब उन्होंने हमें की। कायदे आज़म ने हर चीज़, हर तबका जो था हमारे मुल्क का, उनको बता दिया था कि तुमने क्या करना है। फ़ौज को बता दिया था कायदे आज़म ने कि तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तुम फ़ौज की पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हो, तुमने एक ओथ लिया होगा, तुमने उसकी हमेशा हिफाजत करनी है। तो ये फ़ौज का था। सियासतदानों को कहा था कि तुम पार्लियामेंट को बनाओ, कानून साजी करो, और तुम लोगों का पहला फ़र्ज़ ये है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, मुल्क का सिस्टम तैयार करो। ये जिम्मेदारी डाल दी थी। यूथ को कहा था कि तुम लोगों ने ये नई जो कौम है, जो मुल्क बनाया है, इसको तुम लोगों ने परवान चढ़ाना है। ब्यूरोक्रेसी को भी पेशावर में उन्होंने कहा, हर तबके को उन्होंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में, जनवरी से लेकर, जनवरी में गालिबन वो पंजाब आए यहाँ, क्योंकि पंजाब करप्शन से भरा पड़ा था। जितने हमारे सियासतदान थे पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा करप्शन पंजाब में, सिंधी भी यही हाल सिंधी का था। तो दोनों सूबों में करप्शन के हवाले से कायदे आज़म ने खुद ज़ाती तौर पर जाके इन लोगों को याद दिलाया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या हैं। फिर वो पेशावर और बलूचिस्तान गए, ईस्ट पाकिस्तान भी गए वो। तो हर जगह उन्होंने बात ये की कि तुम ये जो लिंग्विस्टिक और एथनिक बुनियादों पर अपनी डिवीज़न ख़त्म करो, अब एक रियासत के तौर पर उभरो, इंडिया के साथ हम अच्छे ताल्लुक़ रखेंगे। मकसद है कि आज़ादी तुम्हें लेकर दी है, जहाँ तुम अपने बच्चों को, उनके बच्चों को परवान चढ़ाओगे इन डिग्निटी में, और फ्री ऑफ ऑपरेशन, फ्री ऑफ पॉवर्टी, फ्री ऑफ इलिटरेसी, हर चीज़ अच्छी चीज़ों करके तुम लोग करो। तो इंडिया ने अपना सफ़र जब शुरू किया, वहाँ
एक फ़ायदा ये था, फ़र्क था इंडिया का और पाकिस्तान का, कि अंग्रेज़ों ने जब से 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने कंट्रोल संभाला इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का, तो जितनी भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें इंतखाबात भी होते थे लोकल बॉडीज़ के, वो सारे उन इलाक़ों में थे जो इंडिया का हिस्सा बने। और जिन इलाक़ों में पाकिस्तान बाद में बनना था वहाँ वो उन्होंने डेलिबरेटली कोई पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं किया, ना पंजाब में, ना सिंध में, और ना फ्रंटियर में, ना बलूचिस्तान, क्योंकि फ्रंटियर और बलूचिस्तान तो मिलिट्री कैंपेन करने थे अफ़गानिस्तान की वजह से। उस वक्त उनके झगड़े चल रहे थे अफ़गानिस्तान के साथ, बाकायदा सिखों के ज़माने में तो जंगें हुई हैं अंग्रेज़ों की वहाँ। तो मकसद मेरा कहने का कि ये जो चीज़ें थीं, ये सारे एक मसाइल थे जो उस वक्त वो थे पाकिस्तान के। यानी इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस के सिस्टम के एतबार से, तो इसको उन्होंने पसमानदा रखा। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ किसी जगह भी सियासत जो जमहूरी सोच होती है वो नहीं थी, ना पंजाबियों में, ना सिंध, क्योंकि वडेरा शाही जायदाद जागीरदारी, और वहाँ पठान और वॉलंटरी वहाँ वो थी, क्योंकि उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन अंग्रेज कर रहे थे, तो वो उनके खिलाफ वो उसी उस स्ट्रगल में लगे रहे। वो बल्कि उसका नक्शा आपको अफ़गानिस्तान में नज़र आ रहा है। और एक चीज़ आपको इस सारे प्रोसेस में अब तक जो मैं देख चुका हूँ वो ये है कि जो पख्तून हैं, बलोच हैं, वो कौमें हैं, वो कौमें हैं। अफ़गानिस्तान जिस तरह कौम है ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों ने अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई करने की और कॉलोनाइज करने की हर मुमकिन कोशिश की। सोवियत एम्पायर ने, ब्रिटिश एम्पायर ने, अमेरिका ने, हमेशा नाकामी रही। वो अभी तक कौम मौजूद है, कतई नज़र इसके कि क्या यानी उनकी मुश्किलात के लेकिन उनका डीएनए जो है वो आज़ाद वो जो अल्लामा इकबाल ने बात सोची थी। अल्लामा इकबाल ने एक तसव्वुर था जो कायदे आज़म को दिया था मुसलमानों की ममलिकत का। वो तसव्वुर जो था वो एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार कौमियत का शऊर था जो अल्लामा इकबाल ने दिया। और उसी तसव्वुर को सामने रख के कायदे आज़म ने वो पाकिस्तान को वही रियासत बनाया था। और अल्लाह के फजल से बन जाते अगर हम उस रियासत को बिल्कुल उसी तरीके से चलाते जिस तरह से कायदे आज़म ने कहा था। अच्छा, क्यों नहीं किया हमने, उसकी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहा ना कि असल बात ये थी कि इंडिया के लोग जो थे, और हाँ एक चीज़ मैं, और इंडिया के राज चूँकि हम नाम ले रहे हैं ना, मैंने अपनी जो किताब थी ना उसमें ये लिखा था कि इंडिया का जो नाम है, ये इंडिया का नाम हमारी आइडेंटिटी है। इंडिक आइडेंटिटी जो है ये तो हमारे पास है इंडियस फैमिली से। तो ये इंडिया का नाम ही जो है ये एक गलत नाम है। इनको वी कैन सू इंडिया, हम ये अपना नाम ले सकते हैं कि तुमने गलत हमारा इंडस से नाम दिया हुआ है, तो ये इंडिया का नाम। तो भारत इंडिया का ये था कि उन्होंने 3 सालों में अपनी जो थी ना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। 3 सालों में उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर दी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दी, फ़ौज का रोल मुकर्रर कर दिया कि ये फ़ौज का रोल है, और रियासतों को इंटीग्रेट कर दिया। उन्हें पहले से एक सिस्टम बनाया मिला था। असल चीज़ देखें ना सर, ये बल्कि ये इस वजह से मैं ये ज़्यादा ज़ोर से दे रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा अमेरिका गया तो मुझे वो अक्सर बुलाते रहते हैं यूनिवर्सिटियों में जब मैं जाता हूँ। तो वहाँ उस वक्त एक उनका प्रोफेसर एमेरिटस था यूनिवर्सिटी का, सुमीत गंगुली, इंडियन ओरिजिन का। तो उसने वहाँ यूनिवर्सिटी में तकरीर करके ये कहा कि जी पूरी ब्रिटिश जितनियाँ कॉलोनियाँ थी उनमें सिर्फ जमहूरी एक मुल्क जो है वो इंडिया है, और पाकिस्तान इस वजह से जमहूरियत नहीं बना कि वहाँ मिलिट्री ने कंट्रोल रखा है। तो मुझे फिर उन्होंने बुलाया यूनिवर्सिटी वालों ने कि इसने ये बात कही है, तुम क्या कहते हो। तो मैंने उनको कहा कि देखिए
एक तो ये कोई जो क्लेम है उनका कि ये हिंदू रियासत है तो इस वजह से वो जमहूरी मुल्क बन गया है। जमहूरियत का कोई मज़हब नहीं होता। वाह वाह वाह। जिस तरह में हम आजकल कहते हैं कि जब बम बनता है तो वो बम हिंदू और मुसलमान बम नहीं होता है, बम बम होता है। तो इसी तरह जमहूरियत का एक सिस्टम है, तो वो इस वजह से इंडिया चला गया है कि जमहूरियत अगर वहाँ है इस वजह से नहीं कि वो लोग हिंदू हैं, इस वजह से नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा कि हिंदू उनको वो तजर्बा था जिसकी वजह से वो मिला, तो वो सिस्टम में काम भी कर रहे थे। और मैंने कहा कि हमारा बदकिस्मती ये है हम तो एजुकेशन नहीं ले रहे थे, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। असल तो मैं अपनी मैं बताता हूँ ना, क्या जो 3 सालों में इंडिया ने किया, हमने पहले 9 साल में सिर्फ एक टूटा फूटा आइन बनाया, बाकी रिफॉर्म्स तो कुछ नहीं किया। ना हमने कभी लैंड रिफॉर्म्स किए, उसी तरह जगीरदारी चल रही है। ना हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, सिस्टम सत्यानाश हो गया हमारा। ना हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, ना हमने अपनी रियासतों को इंटेग्रेट अच्छे तरीके से किया। मतलब है कि वो सूबाइयत वगैरह को फ़रोग दे के जो एथनिसिटी और नस्ली और लिसानी बुनियादों पर हमने हर कमज़ोरी जो फॉल्ट लाइन्स थी उनको और गहरा किया। हाँ, लेकिन सर मैं इससे किसी को दिल शिकनी नहीं करना चाहता, मैं असल बात यही कह रहा हूँ, ये हकीकत है। ये समझना होगा आपको कि किस तरह हमें इस पर काबू पाना है। आज हमारे जो यंगस्टर्स आपको सुन रहे हैं, मैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचा के यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हिम्मत हारने का वक्त नहीं है, मुल्क को खड़ा करने का वक्त है। मुल्क को हमें यानी ताकत देनी है तो, और वो ताकत के लिए मैंने पहले कहा कि फ़ौज, हमें एक मजबूत स्ट्रॉन्ग फ़ौज जो है ये हमारी इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट है। और फ़ौज की वजह से मुल्क, अगर ना होती फ़ौज तो ये 75 साल नहीं 75 महीने भी ना मुल्क रहता, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस वजह से फ़ौज का वजूद, देखिए ये तो एक कुदरती असूल है कि जब आप जो होती हैं ताकत के ज़रिए से नहीं, बस यह है कि वजूद उस वक्त तक है जब आपके पास स्ट्रेंथ है। जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो कोई भी आपको ठुड्डा मार के गिरा। अभी आजकल ये हो रहा है क्योंकि ठुड्डा खाता फिर। हाँ, असल क्योंकि आजकल बदकिस्मती से ज़रा फ़ौज में भी कुछ थोड़ी बहुत इस किस्म, तो जिस वजह से फ़ौज के इमेज को ख़राब किया गया है। फ़ौज का इमेज नहीं हो सकता क्योंकि फ़ौज हमारी एक बहुत मजबूत इदारा है। जिस तरीके से हमारी फ़ौज की ट्रेनिंग होती है, उनको तजर्बे हो चुके हैं। तो सर अब इसका दूसरा पहलू ये कि अब ये सारी सूरत हाल तो आपने बयान कर दी। हाँ। फ़र्क भी बड़ा मोटा फ़र्क देख लीजिए, बस ये है कि गवर्नेंस के हवाले, सिस्टम के हवाले से फ़र्क था। हमने जमहूरियत के बावजूद मिरेकल्स कर दिखाए। हाँ। 75 सालों में हमने इमरान खान पैदा कर दिया, हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा कर दिया, डॉक्टर कदीर खान देखिए ना, हमने एटमी, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन गए, और हमने CPAC जैसा प्रोजेक्ट, हमने अफगानिस्तान की वॉर लड़ ली, और उसके देखिए ना, ये 75 बरस की कुछ भी नहीं है एक कौम की। और इतना करके हम न सिर्फ ये, हम न्यूक्लियर ताकत बन गए जी। मुझे अपना तजर्बा है जिस तरीके से हम बने। मैं साइंसदान तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे साइंसदानों ने एक मोजा किया, क्योंकि हमारे लिए कि जो बड़ी ताकतें थी मगरब की, उन्होंने सब सोर्सेज जो सप्लाई के थे, टेक्नोलॉजी के, साइंस के, वो बंद कर दिए थे। लेकिन देखिए उन सब मजबूरियों के, कंपल्शंस के बावजूद हमारे साइंसदानों ने वो कर दिखाया, और अमेरिका के खुद बंदों ने ये रिकग्नाइज़ किया है। जॉर्ज टेनेट जो था इनका CIA का हेड, तो जिस वक्त ये हमारे डॉक्टर AQ खान को हम लोग यानी ना करदा गुनाहों की सज़ा दे रहे थे, हमारे यहाँ तो ये एक सिस्टम है ना करदा गुनाहों की सज़ा देना, तो जिस वक्त हम दे रहे थे उस वक्त जॉर्ज टेनेट ने ये कहा था कि इस बंदे ने एक मिरेकल कर दिया था। ये तीसरी ये किसी ने नहीं ये पहले सोचा था, जो डॉक्टर AQ खान ने जो न्यूक्लियर बनाया था, जो टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल रास्ता फ़र्क था। वो जो ट्रिनिटी 2 वाला जो अमेरिका वाला था, ये और था। अच्छा, इनोवेशन थी, 3rd डायमेंशन थी। और ये
अमेरिकन क्या सारी दुनिया ने तस्लीम किया। इसी वास्ते तो उन्होंने ये सारा प्रेशर डलवा के ख़त्म करवा दिया कि डॉक्टर इग्नू खान जो है ना, ये और ना इस किस्म की इनोवेशन मुस्लिम दुनिया में पैदा कर दे। तो सर असल तो उनका टारगेट मुस्लिम दुनिया थी। और हम ये मैं जब बात कर रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा हमारे अपने लोगों के अंदर कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, जब वो दबाव में आ जाएं तो फिर इसी किस्म के वाक़यात हो जाए। सर आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि मेरा हासिल जो है पाकिस्तानियत होने के या पाकिस्तानी होने के नाते वो एक किताब है जो मिस्टर जिन्ना पे थी, जब वो मुझे एक दुश्मन मुल्क के हाँ वो बताइए ज़रा। वो तो ये है कि मैंने कहा कि मैंने कभी यानी जिस तरह हम यहाँ अनग्रेटफुलनेस की बात होती है ना, कि हमने कदीर खान के साथ क्या सलूक किया, हमने ये अभी हाल ही में जो कुछ अब इमरान के साथ हो रहा है, और भी कहाँ डॉक्टर सलाम के साथ देख लीजिए, जो दुनिया आपको दुनिया में क्या मुकाम, पहला नोबेल प्राइज़, और फिर इनफैक्ट ये न्यूक्लियर की इब्तदा उस ज़माने से शुरू की थी, उसने शुरू की था फिज़िक्स की लेबॉरेटरी सारी चीज़ें। तो हम इन बातों में इतने बदनाम हो चुके हैं कि वक्त आ गया हम अपना इमेज साफ़ करें। तो वो किताब का क्या था? किताब वो ऐसे हुआ कि जब 90 की दिहाई में 98 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो उसके बाद यानी ये भी बता दूं कि अमेरिका हमें धमकी देता था। अभी तो ये जब इमरान के केस में तो उन्होंने ये कहा था ना कि डोनाल्ड लू ने हमारे सफ़ीर को बुला के भी जो तुम्हारी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया तो ये होगा, ना हुआ तो उस वक्त तो साफ धमकियां दे रहे थे 98 में जब इंडिया ने धमाके किए थे कि इंडिया गंदा बच्चा है, तुम अगर गंदे बच्चे बने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ओपनली कहता था प्रेसिडेंट क्लिंटन, बुरा बच्चा है इंडिया गंदा बच्चा। वो हमें दिलजोई के लिए कि इंडिया ने, हम जब कहते थे ना कि इंडिया ने कर दिया तो उसको तुम कहते नहीं, वो गंदा बच्चा है, बैड बॉय, तुम ना बनो, और तुमने अगर किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सैंक्शनें और लगाई। लेकिन ये है कि जिस वक्त ये फैसला होना था, अमरीकनों का एक वफद आया, और वो इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जब ये मैं अगर थोड़ा सा किस्सा बता, हाँ वो ऐसे था कि हम प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हुए थे अलमाती, कज़ाकिस्तान, एक इको समिट हो रही थी, वो एक जो था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल रह चुका था। तो वहाँ मुझे पता चला, इस्लामाबाद से मेरे डायरेक्टर का फ़ोन आया कि इंडिया ने 3 धमाके कर दिए हैं न्यूक्लियर। तो ज़ाहिर बड़ी ख़बर थी ये। 11 मई 1998 मैं भागा नवाज शरीफ साहब के कमरे में गया और उनको कहा कि जी ये ख़बर आई है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चल ऐसी की करना है। मैंने उनको बताया कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी आर्मी चीफ़ को फ़ोन करूँगा और उसको कहूँगा कि वो तैयारी शुरू करें, क्योंकि हम पहले से हमें पता था कि इंडिया करने वाला है, तो हमने हर चीज़ की पहले से हम तैयारी एक तरह से कर रहे थे। फ़ॉरेन ऑफिस में मैं तैयारियाँ करके आया था, तो फ़ॉरेन ऑफिस को भी मैंने कह दिया तुम जो हमने ड्रिल बनाई थी वो करना है, और प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने कह दिया। और अगले दिन हम जल्दी वापस आ गए, फ़ोन मैंने जनरल करामत को कर दिया। तो उसके बाद फिर मुझे ये पक्का यकीन था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट नवाज शरीफ को फ़ोन करेगा। तो वहीं अलमाती में मैंने प्राइम मिनिस्टर को कह के उनके टेलीफोन सारे बंद करवा दिए थे ताकि कोई फ़ोन बाहर से ना आए। खैर फिर इस्लामाबाद आए तो 13 मई को, 11 को हम वापस आ गए, तो 13 मई को फिर उसका फ़ोन आया क्लिंटन का। और 13 से पहले मुझे ये भी था कि मुझे भी आया, जो मेरा काउंटर पार्ट था अमेरिका का, तो उसने फ़ोन किया, उसने मुझे फौरी तौर पे एक लेटर जो फैक्स किया गया पिकरिंग ने, उसने भेजा। उसमें यही था कि भी ये इंडिया ने बड़ा गलत काम किया है, तुम बिल्कुल ना करना, तुम्हारा मुफाद हमें यकीन है, तुम बड़े मैच्योर हो। वो जिस तरह ऐसे होती है ना खुशामद, वो करना था कि भी पाकिस्तान टेस्ट ना करे। फिर क्लिंटन का फ़ोन आ गया, तो क्लिंटन ने 4 फ़ोन किए नवाज शरीफ को। हर फ़ोन के लिए हमने नवाज शरीफ को लिख के पॉइंट्स दिए हुए थे। और वो पॉइंट्स ऐसे थे कि वो कोई भी सवाल करे जवाब उसका ना में नहीं होता था। सफारतकारी तो यही होती है ना, हम लड़ाई नहीं करते, हमने अपने आप को सेफ करना होता है, सेफ स्टेबलाइज करना होता है। और वो किया। 17 दिन लगे, 4 दफ़ा उसके फ़ोन आए, 2 दफ़ा टोनी ब्लेयर ने फ़ोन किया,
और एक दफ़ा चाइनीज़ ना ये अमेरिकन का डेलीगेशन आया, उसमें सेंटकॉम कमांडर जनरल जीनी था, जनरल राल्स्टन था उनका वाइस चीफ ऑफ स्टाफ, और फिर फ्रेंच डेलीगेशन आया। तो हम सबको सुनते रहे, बातें करते रहे, प्यार से मोहब्बत से बातें की, और सब मैं हैंडल करता था जो मेरे लेवल पे होता था। बाकी सब की मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर को हर चीज़ लिखी थी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैंडल्ड इट वेरी केयरफुली। अगरचे उनको चिट पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे थे कि अगर मैं उर्दू में भी वो लिख के देते ना पॉइंट, तो बस उनको पता था कि क्या कहना है। तो मकसद बात होती थी, हम हरी में नहीं है, वी आर इन नो हरी, हमें जल्दी कोई नहीं है। हम सिर्फ अपने मुफाद, अपना जो एग्जिस्टेंस का है, सर्वाइवल का है, उसके जो डिमांड होगा वो करेंगे और वक्त आने पर करेंगे। वी आर इन नो हरी। और 28 मई को और हम इस तरह आगे करते गए। 28 मई को आया तो हमने कर दिया। उसके बाद फिर देखिए कि नवाज शरीफ को क्लिंटन ने दावत की, ऑफिशियल विजिट पे वाशिंगटन बुलाया, क्योंकि जब हमने टेस्ट कर लिए, न्यूक्लियर ताकत बन गए, तो अमेरिका का जो एजेंडा था वो फ़ौरन बदल गया। फिर क्योंकि वो एक और एजेंडा था जिसमें इंडिया भी आता था। मकसद ही मेरा ये था कि हम इंडिया की इस टेस्टों के बाद फौरी हम इंडिया की कैटेगरी में आ जाएं, ताकि वही चीज़ हमें मिले। स्टेटस तो इंडिया के बराबर आ गए। तो फिर 8 राउंड हुए मेरे इंडिया अमेरिकन के साथ। उन जो स्टोप टैलबर्ट था उनका डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो हेड होता है उनका स्टेट डिपार्टमेंट का, तो एक तरफ जसवंत सिंह था इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, एक तरफ मैं था। हम इकट्ठे नहीं बैठते थे, और इंडियंस के साथ उसके 8 राउंड अलग होते थे, 8 राउंड मेरे साथ। एजेंडा एक था दोनों के लिए। और उन्होंने पहले शुरू में जब बातचीत हुई, मैं गया वाशिंगटन गया, मैंने बड़ी फिर करके तब्दीलियां करवाई इसमें। वो कहते थे 4 बेंचमार्क्स होंगे इस एजेंडे के। नंबर 1 के CTBT साइन करें, नंबर 2 फिसाइल मटीरियल कट ऑफ ट्रीटी उसको ज्वाइन करें नेगोशिएशन जनीवा में, नंबर 3 एक्सपोर्ट कंट्रोल करें, और नंबर 4 नॉन डिप्लॉयमेंट, कि डिप्लॉय ना करें हथियार अपने। 4 तो मैंने कहा था कि ये हम करेंगे बात, लेकिन 5वां इशू भी करना है, कश्मीर। मैंने 5वां आइटम ये डलवाया एजेंडे। तो इस तरह 5 आइटम्स पे कश्मीर, इन 5ओं पे जसवंत एक तरफ उसके साथ वो बात करता था। टाइमिंग एक होता था, मसलन इस्लामाबाद अगर आते थे तो फिर वो इंडिया चले जाते थे, या फिर हम दोनों को मसलन लंदन से कोई इत्तेफाक हो, ऐसी मीटिंग हो, हम दोनों डेलीगेशनों को लंदन में मीटिंग हो जाती थी इनके साथ। हम कहीं और जा रहे होते थे तो दोनों वफद, मतलब हम डरबन जा रहे थे साउथ अफ्रीका, वो नॉन अलाइंड के लिए, तो उनको पता था कि हम जा रहे हैं, तो दोनों के लिए वहाँ लंदन में हमारे अलग अलग मीटिंग्स हो गई। फिर इसी तरह दोनों को न्यूयॉर्क में हर साल होता, वहाँ मीटिंग। जसवंत सिंह ने 8 राउंड वो फिर उसके बाद तो ख़त्म हो गया। 2010 में जसवंत सिंह ने एक किताब जिना पर लिखी थी, और वो उसके बाद पाकिस्तान आया। मुझे मैसेज मिला कि ही वांट्स टू सी यू। लाहौर आया हुआ था, तो PC में ठहरा हुआ था, तो मैं गया मिलने, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मिला और हुआ। तो उसने मुझे अपनी किताब दी जो जिना पर लिखी है, और बड़ी अच्छी किताब है। उसकी सारा फ़लसफ़ा ये है कि जो पाकिस्तान बना है वो कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से बना है। तो वो सारी, क्योंकि जिना तो आखिर वक्त तक कोशिश थी उसकी, कैबिनेट मिशन का भी मान लिया था हर चीज़, और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी आर्किटेक्ट था, लेकिन ये कांग्रेस वालों ने गड़बड़ की, तो ये फ़िलासफ़ी उसकी ये थी। तो खैर जब उसने मुझे किताब दी, और उस पर जो लिखा है कि मुझे जो ट्रिब्यूट दिया है कि टू प्रेजेंटेड टू माई कोलीग और ए ग्रेट पेट्रियट, मेरे लिए ग्रेट पेट्रियट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मैं कहता हूँ कि उसके जो जितना भी वो ट्रिब्यूट मुझे पे किया है, मेरे लिए वो पाकिस्तान के किसी भी आज़ाद से बहुत ज़्यादा कीमती है। अब आखिर में आप यंगस्टर्स को क्या होप देना चाहते हैं? बस वो यही है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है, मगर न्यूक्लियर ताकत होने का मकसद ये नहीं कि हम लड़ाइयाँ लड़ने वाली लोग हैं। हम लड़ाइयाँ लड़ने वाले नहीं हैं, हम अमन पसंद हैं, अमन चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जंग होगी भी नहीं, क्योंकि जो कैपेबिलिटी हमारे पास आ गई है,
इसने हमें वो डेटरेंस दे दी है कि किसी ताकत की जरूरत नहीं होगी कि हम पर हमला करें इंशाअल्लाह। हाँ, अगर हम जो हैं अपने आप को इतना कमज़ोर बना लें जितने हम बन गए आजकल, उसमें आपको दबाव के ज़रिए नॉन कॉन्सिक्वेंशियल ज़रूर बना दिया गया है आजकल। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहली बात यह है कि हमने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि जो हमारी लोकेशन है, जियोपॉलिटिकल लोकेशन, जो जोग्राफिया हमारा है, हम तो दुनिया की एक खुशकिस्मत तरीन कौम है पैदा हुए थे। इंडिया जो था इतने बड़ा मुल्क होने के बावजूद आइसोलेटेड मुल्क है, वाह वाह, चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से समुंदर है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रोका हुआ है, तीसरी तरफ चीन है, चौथी तरफ हिमालय है। तो जाए किधर जाए। बाकी तो छोटे छोटे वो बांग्लादेश वगैरह और फिर उसके बाद थाईलैंड, वो दूसरी लाइन चल जाती है। इधर अगर जाना है यूरोप, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, तो पाकिस्तान के रास्ते से जा सकते, वो रास्ता है नहीं, वो अफगानिस्तान तक नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान की एक ब्लेसिंग है। ये जियोपॉलिटिकल लोकेशन जो हमारा एक एसेट रहा है और जिसको बदकिस्मती से हमने लायबिलिटी बना दिया, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को एसेट बनाएं। तो अब ये है कि एक तो हमने जियोपॉलिटिकल लोकेशन करनी है और दूसरा ये है कि मईशत अगर करनी है तो सबसे पहली बात ये है कि हम ये अपने आप को कर्ज़ों से और बैरूनी इमदाद से निजात हासिल। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि हमें अपने लिए क्या करना। वेरी गुड। बस तो यही बात मुझे याद आ जाता है हमेशा, पता नहीं आपसे मेरे जिक्र किया था, अहमद नदीम कासमी का एक किता है जिसमें उन्होंने कहा कि क्या अपना सुराग खुद नहीं पाओगे, क्या अपना सुराग खुद नहीं पाओगे, क्या फिर कोई अजनबी बुला लाओगे, ये राह तो इसी मोड़ पे मुड़ जाएगी, ऐ अहले वतन कहो कहाँ जाओगे। वाह 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 वाह। तो ये जो जाने वाला काम है, मकसद जो है, जो अपनी डेस्टिनेशन है, वो हमने तयन करना है। जब हम दूसरों के हाथों में दे देंगे उनसे भीख लेकर, तो फिर आप रियासत तो नहीं यही तो ये हमारी नौजवान नस्ल अब ये है कि इस मुल्क को आज़ाद करें। कायदे आज़म ने जो आज़ादी दी थी, खुद मुख्तारी हमें दी थी, और वो खुददारी की शक्ल में ये नई कौम जो है खुददारी ऐड करे, जो अल्लामा इकबाल ने हमें कहा इंशाअल्लाह। और यही आज का सबसे बड़ा पैगाम है जो माशाअल्लाह शमशाद अहमद ख़ान साहब, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और इतनी किताबों के मुसन्निफ़ और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा नाम, उनकी जानिब से जो हमारे नौजवानों के लिए है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान हामिद वलीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।